ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज 25 नवंबर को बॉलीवुड की हॉरर कॉमेडी फिल्म भेड़िया थिएटर में रिलीज हुई है। फिल्म कुल मिलाकर 2 घंटे और 36 मिनट की है, यानी काफ़ी अच्छी खासी बड़ी फिल्म है। फिल्म के डायरेक्टर है अमर कौशिक, जो इससे पहले स्त्री और बाला जैसी फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। और दिनेश विजन के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की ये तीसरी फिल्म है, स्त्री और रूही के बाद में। अब जहाँ तक बात है ये यूनिवर्स की, हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की, तो मैंने रूही के समय भी ये बात कही थी और आज फिर से ये बात मैं कह रहा हूँ कि पता नहीं उन्होंने ये जो अब खिचड़ी जैसा बना दिया है उसको कैसे आगे जाकर जस्टिफाई करेंगे या एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करेंगे, पता नहीं। क्योंकि राजकुमार राव स्त्री में भी है, रूही में भी है, अभिषेक बैनर्जी स्त्री में भी है, भेड़िया में भी है, और इन सब बातों को वो अभी कैसे एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करेंगे पता नहीं। मुझे लगता है कि शायद उनका पहले से ऐसा कुछ यूनिवर्स डेवलप करने की प्लानिंग नहीं होगी, पर स्त्री की सफलता के बाद में उनके मन में ये आया होगा और उसके बाद फिर शायद अब उस इसे वो किसी न किसी प्रकार से जोड़ने का शायद प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास भेड़िया के एंडिंग में भी हमें दिखाई देता है। अब मैं कोई स्पॉयलर्स आपको नहीं दूंगा कि एंडिंग में ऐसा कैसे वो जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया है, पर फिर भी काफ़ी सारे मन में प्रश्न उठते हैं। पर मैंने कुछ ज़्यादा सोचा ही नहीं, क्योंकि क्यों बिना मतलब का ऐसी फिल्म पर अपना दिमाग खपाना, मेरा सोचने का मन ही नहीं किया, मैंने छोड़ दिया। चलो ठीक है, देखते हैं आगे जब कुछ दूसरी फिल्म वगैरह आएगी तब वो कैसे जोड़ते हैं, तब देख लिया जाएगा। अब बात करते हैं भेड़िया के बारे में। वरुण धवन, कृति सेनन, अभिषेक बैनर्जी, दीपक डोबरियाल आदि आदि फिल्में मुख्य भूमिका में हैं। सौरभ शुक्ला भी है पर उनका एक छोटा सा केवल रोल है। और पालिन कबाक वे पहली बार हमें एक फिल्म में देखने को मिल रहे हैं। उनके कैरेक्टर का नाम है जोमिन। तो जोमिन और भास्कर शर्मा यानी वरुण धवन का कैरेक्टर, ये एक दूसरे के मित्र है। और नॉर्थ ईस्ट में एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, एक हाईवे के प्रोजेक्ट के लिए जो भास्कर शर्मा है, वरुण धवन का कैरेक्टर, वो नॉर्थ ईस्ट में अभी गया हुआ है। और ये जो हाईवे है वो जंगल के बीच से जाने वाला होता है। जब ये बातें फिल्म की शुरुआत में हम सब जब सुनते हैं तो तुरंत वहीं पर पता चल जाता है कि आगे जाकर अब वो इस कहानी के साथ में क्या करने वाले हैं, क्योंकि बहुत बहुत ही ज़्यादा टिपिकल सी कहानी थी। और मुझे फिल्म का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सबसे बड़ी कमी जो मुझे फिल्म की लगी वो यही लगी कि जो प्रीमिस उन्होंने फिल्म का यूज़ किया है एक ऐसे कंसेप्ट के लिए जो पहली बार तो नहीं कह सकते, इससे पहले भी जुनून वगैरह हमने फिल्म में देखी हुई है, पर फिर भी कुछ नया काफ़ी लंबे समय के बाद में हम देख रहे थे। तो उसके लिए जो एक टिपिकल सा प्रीमिस उन्होंने यूज़ किया है ना, वही 70-80 के दशक की सोशलिस्ट कम्युनिस्ट माइंडसेट वाली जो फिल्में वगैरह होती थी। मैं आगे उसको आपको थोड़ा सा बताऊंगा। वो मुझे फिल्म की सबसे बड़ी कमी लगी। क्यों कुछ अलग नया सोच नहीं सकते क्या बॉलीवुड की फिल्म मेकर्स? वही बातें फिर से। चलो वो आगे मैं आपको बताऊंगा। पर वो भी अगर हम छोड़ दें तो भी फिल्म का जो फर्स्ट हाफ था वो इतना ज़्यादा इरिटेटिंग था, टॉर्चर करने वाला था, परेशान करने वाला था कि इंटरवल तक तो मैंने अपना पूरा इंटरेस्ट ही फिल्म में खो दिया था। सीरियसली मैं थिएटर से बाहर आया, मेरी बात हुई एक दो लोगों से, तो मैंने तो पूरा अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया कि यार ये क्या बना दिया इन्होंने। मराठी में एक शब्द आता है पानसट। हम कहते हैं काय पानसट सारखी गोष्टी करतो है, क्या मतलब क्या फालतूगिरी है, या टेस्टलेस, बेस्वाद। 65 के लिए परफेक्ट शब्द तो पता नहीं क्या होगा, पर ऐसा कहते हैं बहुत ही घटिया, बेतुका, फालतू सा अगर कोई ऐसा कुछ हम देख लेते हैं तो वही ये 65 शब्द है। और वही शब्द मेरे मन में आ रहा था वो फर्स्ट हाफ देखने के बाद में। इतने घटिया जोक सीरियसली, मतलब एक ऐसे कंसेप्ट पर आधारित फिल्म में भी आपको ये सब ऐसे पॉटी टट्टी और चुत्तड़ और ये सब आप जोक्स डाल रहे हो फिल्म में, सीरियसली। और आप चाहते हैं कि ऑडियंस ये सब देखने के लिए आए थिएटर में, वही फालतू से जोक्स जो सुनकर कानों से खून निकल रहा था। और एक सीन में तो लिटरली ऐसा घिन आ रही थी, वो क्या टट्टी मल परीक्षण, वो उसको टेस्ट करवाना था, तो वो जो शौचालय का जो पाइप है उसको वो काट रहे हैं और उसमें से वो टट्टी वो भर रहे हैं उस शौच को, मल को। अरे यार! और वो वरुण धवन का कैरेक्टर अपना वो पोंछता है अपने उस शौच करने के बाद में पीछे, और वो कपड़ा बाहर फेंकता है और वो कपड़े से मुंह ये दिखाकर आप ऑडियंस को हंसाना चाहते हैं? सीरियसली ये कॉमेडी है आपकी? घिन आ रही थी सच में वो देखकर।
और कुछ नहीं था कहानी में, कुछ कहानी में नहीं था। ये ऐसी कहानी तो भाई कोई 5 साल का बच्चा भी है उसको आप कह देंगे ना कि यार कोई भेड़िए पर कोई कहानी हमें सुना दो, थोड़ा सा अपना इमेजिनेशन का यूज करके, अपनी कल्पनाओं का उपयोग करके, तो वो भी इससे 50 गुना 100 गुना ज्यादा अच्छी कहानी सुना सकता है 5 साल का बच्चा भी। ये आपका इमेजिनेशन है एक भेड़िया के ऊपर फिल्म बनाने के लिए। फर्स्ट हाफ सच में टॉर्चर करने वाला था। सेकंड हाफ में जाने के बाद में फिल्म थोड़ी बहुत टॉलरेबल थी, अच्छी तो नहीं कहूंगा पर टॉलरेबल थी, टॉलरेट कर पाया सेकंड हाफ में जाने के बाद में फिल्म को। पर कहानी में सीरियसली कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ना कोई परफॉर्मेंसेस ऐसे थे जो हमें बिल्कुल याद रह जाए। दीपक डोबरियाल उनका एक्टिंग बढ़िया थी, पर कैरेक्टर्स इतने खराब तरीके से लिखे गए हैं। फिल्म का जो प्रीमिस है, कहानी है, वही इतनी ज़्यादा बचकानी है और उसके साथ में हम कहीं पर भी कनेक्ट ही नहीं हो पाते। तो भले ही दीपक डोबरियाल, अभिषेक बैनर्जी, उन्होंने बहुत अपना पूरा 100% देने का प्रयास किया है। इन दोनों के बाद में नाम ही मैं ले रहा हूं, अभिषेक बैनर्जी और दीपक डोबरियाल, उन्होंने अपना 100% देने का प्रयास किया है, पर ना, उनके वो डायलॉग्स भी, वो फनी सीन्स भी हमें नहीं हंसा पाते। हाँ, एक दो सीन्स में थोड़ा सा मैं हंस पाया था, पर ना यार, ओवरऑल जो प्रीमिस था वो बहुत ज़्यादा निराशाजनक था। बाकी हाँ, 60 करोड़ की दृष्टि से जो फिल्म के वीएफएक्स थे, कंप्यूटर ग्राफिक्स था, वो हाँ अच्छा था। पर मैंने फिल्म को 3D में देखा। हालांकि 2D का शो और जल्दी था तो थोड़ा सा 1-2 घंटे और मैं रिव्यू पहले कर सकता था, पर मैंने 3D में ही देखा क्योंकि आपके साथ में 3D एक्सपीरियंस भी मुझे शेयर करना था। तो सीरियसली मैं तो कहूँगा कि अगर 2D में अगर आपको देखना ही है तो 2D में देखिए, 3D में बिल्कुल भी मत देखना। एक दो सीन्स है थोड़ा सा सेकंड हाफ पे जाने के बाद में, वो भेड़िया एकदम से ऐसा जंप करता है ना, तो वो एक सीन था, थोड़ा सा लगता है कि हाँ पास में आया हुआ है। बाकी तो 3D आपको पूरे 2.5 घंटे में परेशान ही करेगा, क्योंकि ज़्यादातर सीन्स रात के हैं। और आज से 6-7 वर्ष पहले जब 3D फिल्म्स में थिएटर में देखता था ना, उस समय शायद 3D टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी या क्या था पता नहीं, पर मुझे बार बार वो 6-7 वर्ष पहले का समय याद आ रहा था इस फिल्म को देखते समय, क्योंकि इतना अंधेरा हो गया था स्क्रीन पर, वो ब्राइटनेस लगी नहीं रही थी। आजकल की जो नई फिल्में 3D में मैं देख रहा हूँ, पिछले 2-3 वर्षों में ये समस्या मुझे ज़्यादा नहीं लगी है। भले ही मैं 3D ग्लासेस भी पहनता हूँ तो भी स्क्रीन काफ़ी ब्राइट लगती है। पर आज भेड़िया देखते समय एक तो ज़्यादातर अंधेरे के सीन, उसमें भी कलर इतने ज़्यादा डार्क थे, वो स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब क्या आंखें खराब करने के लिए हम थिएटर में जाए? तो अगर पॉसिबल हो तो 2D में देखना। वैसे भी कुछ बहुत ऐसे आपको सरप्राइज करे ऐसे कोई 3D इफेक्ट्स वगैरह फिल्म में नहीं है। तो वो एक बात तो परेशान करने वाली थी ही। पर हाँ, जो वीएफएक्स था, जो एनिमल्स वगैरह, जो सांप वगैरह उन्होंने क्रिएट किया है कंप्यूटर ग्राफिक्स से, वो काफ़ी रियल लग रहा था। भेड़िया में जो ट्रांसफॉर्मेशन है भास्कर शर्मा का, वो भी 2-3 सीन में हमें दिखाई देता है, पर वो बार बार रिपीट करने की भी आवश्यकता नहीं। पर चलो, आपने रिपीट भी कर दिया, 2-3 बार उसको भेड़िया बनते हुए दिखा दिया है, वो भी अच्छा था, वो मैं ख़राब नहीं कहूँगा उसे। एंडिंग में जो भेड़िया उन्होंने दिखाया है, उसके बिल्कुल हवा में ऊपर पहाड़ी पर जब वो खड़ा है, हवा चल रही है, उसके शरीर के बाल लहरा रहे हैं, तो वो काफ़ी रियल लग रहा था। तो 60 करोड़ की दृष्टि से फिल्म के जो वीएफएक्स थे वो अच्छे थे। पर अब भेड़िए के बाल लहराते हुए देखने के लिए तो हम नहीं गए थे ना थिएटर में। कहानी क्या है आपकी? इतनी बचकानी वाहियात कहानी, वही सोशलिस्ट कम्युनिस्ट माइंडसेट। 70-80 के दशक में वही वो आप दिखाते थे, साहूकार बैठा हुआ है, गांव के लोगों को लाइन में खड़ा किया है और वो स्टैम्प पेपर पर उनके ज़बरदस्ती साइन ले रहा है या उनको गुमराह करके साइन ले रहा है। भाई कितनी बार देख ले 70-80 के दशक में ये। आज के समय भी आप यही सब दिखा रहे हैं, लाइन में खड़े करके वो लोगों से साइन ले रहे हैं उनकी ज़मीन लेने के लिए। हाईवे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने इसको भेजा हुआ है भास्कर शर्मा को। 70 वर्षों से नॉर्थ ईस्ट को डेवलपमेंट से दूर रखा गया था, कोई विकास वहां पर नहीं हो रहा था, नेशनल मीडिया कभी भी कवर नहीं करती थी नॉर्थ ईस्ट की न्यूज को। आज 2014 के बाद में नॉर्थ ईस्ट मुख्य धारा में आया है, वहां पर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वहां पर हो रहे हैं, एयरपोर्ट्स वहां पर बन रहे हैं, टूरिज्म का वहां पर इतना विकास हो रहा है, मुख्य धारा के साथ में नॉर्थ ईस्ट जुड़ा है। वहां पर जो अलगाववादी संगठन आज से 6-7 वर्ष पहले तक वहां पर एक्टिव थे, उन सब ने अभी सरेंडर कर दिया है। शांति बन रही है अरुणाचल प्रदेश में, डेवलपमेंट हो रहा है जो नहीं हुआ था पिछले 60-65 वर्षों में स्वतंत्रता के बाद में। और आज ये जब डेवलपमेंट हो रहा है तो आप क्या वही पुरानी 70-80 के दशक की छाती कूटने वाली सिस्टम से मानसिकता आप यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं? भाई कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि जंगल के बाजू से अगर हाईवे जा रहा है तो ज़बरदस्ती जंगल के बीच से सरकार ऐसे हाईवे लेकर के जाएगी। मतलब सीरियसली आज के समय में आप ये दिखा रहे हैं।
देश में इतनी सारी संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट में अलग से पूरा एक डिपार्टमेंट है, पर्यावरण का कम से कम कैसे नुकसान हो ये सब बातें देखी जाती है, तभी कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट होता है कहीं पर भी। पर वही छाती कूटने वाली मानसिकता आज हम पिछले स्वतंत्रता के बाद में देख लीजिए, कई सारी बाहरी ताकतें भी, विदेशी ताकतें भी, देश विरोधी ताकतों ने देश में जहां पर भी कहीं पर विकास कार्य हो उसको अड़ंगा डालने का प्रयास किया है, उसमें कहीं ना कहीं पर रुकावटें डालने का प्रयास किया है। उन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के विरुद्ध फिर कोर्ट में केसेस डालना, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनको भड़काने का प्रयास करना, ये सब बातें हमने वो तथाकथित नर्मदा बचाओ आंदोलन के समय में देखा, या फिर न्यूक्लियर जो कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है उस समय भी हमने देखा। उस समय की तो कांग्रेस सरकार ने, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने ये बात स्वयं कही थी कि कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो देश के विकास के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, उसको रुकवाने के लिए फॉरेन फंडिंग से कई सारे एनजीओज को फंड किया गया था। और ये कई सारे ऐसे मिशनरीज, एनजीओज, वो वहाँ पर जो आदिवासी लोग, जो समाज था, जो लोग थे वहाँ के लोग, और उनको भड़काने का प्रयास कर रहे थे। जो कुछ मिशनरी स्कूल्स है या चर्च के प्रीमिस में से कुछ वीडियोस वगैरह लोकल लोगों को दिखाए जाते थे, उनको भड़काने का प्रयास किया जाता था कि ये प्रोजेक्ट यहाँ पर आएगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो डेवलपमेंट ना हो, उसका रोका जा सके, इसके लिए तो कई सारी बाहरी ताकतें भी देश में काम कर रही है ना। तो बॉलीवुड को ये भाई नहीं चाहिए आपका कुछ, आपसे हमें अपेक्षा ही नहीं कि आप हमें प्रीच करें थिएटर में। हम आपके उपदेश सुनने के लिए नहीं जाते हैं। और अगर हमें कहीं से ज्ञान चाहिए भी होगा, उपदेश चाहिए भी होगा, तो बॉलीवुड वो सबसे आखिरी जगह होगी जहां से हम ज्ञान या उपदेश एक्सपेक्ट करेंगे। आप वो सबसे आखिरी जगह होंगे। नहीं चाहिए आपकी प्रीचिंग, आपका उपदेश। थिएटर में इसके लिए नहीं जाते हैं लोग। कुछ अलग नहीं सूझता क्या? वही सोशलिस्ट कम्युनिस्ट माइंडसेट, छाती कूटो, कितनी बार वही रिपीटेड बातें, रिपीटेड कहानियां, वही देखते जाएंगे हम। और मुझे तो यही समझ में नहीं आता भाई, हमारे भारत के जो फिल्म मेकर्स है, जहां पर भी वो फिल्म मेकिंग सीखते होंगे, उनको फिल्म मेकिंग छोड़कर ये सब सिखाया जाता है कि भाई वही कम्युनिस्ट माइंडसेट दिमाग में डाला जाता है क्या? क्योंकि हर फिल्म मेकर वही दिखाते जाता है। कुछ तो अलग सोचो ना यार। ये सब छोड़कर लोगों को उपदेश देना तो सबसे पहले छोड़ दो यार। लोग समझदार हैं, लोग अपना अपना देख लेंगे। आप कुछ लोगों को एंटरटेन करने के लिए थिएटर में लेकर के आ रहे हो ना, क्या यार, मतलब पूरा मजा खराब कर दिया। मैं कितना एक्सपेक्टेशंस के साथ आज भेड़िया देखने के लिए गया था। ट्रेलर भी मुझे पसंद आया था। मुझे वो जंगल के जो सीन्स थे, विजुअल्स थे, वो कितने ज़्यादा सुंदर थे। और हाँ, फिल्म में भी वो सीन्स बहुत सुंदर थे। 3D के कारण वो उतने ब्राइट या उतने बढ़िया मुझे नहीं लगे। 2D में देखता तो और ज़्यादा बेटर लगते। पर हाँ, इतना मैं कहूँगा कि वो जो इतनी सुंदरता थी ना अरुणाचल प्रदेश की, मैं तो सीरियसली मैंने पक्का मन बना लिया है कि मैं जाने वाला हूँ जल्द ही नॉर्थ ईस्ट में। वो जैसे भी हो सके मैं घूमने का प्रयास करूँगा। वहाँ पर जाने की मेरी बहुत इच्छा हो गई है अंदर से। पर ओवरऑल फिल्म बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी। कुछ जगह पर कुछ सीन्स थे थोड़े बहुत फनी, पर ना, कहानी बहुत ज़्यादा निराशाजनक थी। म्यूज़िक भी कुछ खास ऐसा सुनने लायक नहीं था। वो जो कुछ रैप सॉन्ग्स वगैरह आजकल वो हर फिल्म में ज़बरदस्ती घुसाने का प्रयास किया जाता है ना, वो ठीक है। शुरुआत में कुछ 2-4 साल पहले वो रैप सॉन्ग्स वगैरह बहुत गली बॉय वगैरह के उनके कारण काफ़ी प्रमोट किया गया उनको, पर वो लॉन्ग टाइम नहीं चलने वाला। ये बॉलीवुड को अभी कुछ ढंग के, कुछ ऐसे म्यूज़िक जिसके साथ लोग कनेक्ट कर सके, लोग आज ही नहीं 10 वर्ष बाद भी उसको सुनने का मन करे, कुछ ऐसा अच्छा कुछ लाओ यार। मतलब आज भी आप देख लिए 70, 80, 60, 90 के दशक के सॉन्ग्स, उस समय का म्यूज़िक आज भी हम सुनते हैं। पर अभी आप देख लीजिए जो ये कुछ नया आ गया है ना, एक ही शब्द को 50 बार रिपीट करते जाओ और उसको आप सॉन्ग्स कह रहे हैं। भाई मेरे तो पल्ले नहीं पड़ता। और देख लेना आज से 4-5 वर्ष बाद कोई भी इसको, ये लॉन्ग टाइम सस्टेन करने वाला नहीं है। ये सब थोड़ा बहुत ठीक है, हाइप बन जाती है इन सब बातों के कारण, पर ना, वो कुछ ऐसा बाद में गुनगुनाने जैसा, याद करने जैसा, या मन को कुछ शांति मिले या सुनने का मन करे दोबारा, ऐसा तो वो बिल्कुल भी नहीं है। ओवरऑल मुझे तो हर प्रकार से फिल्म डिसअपॉइंटिंग ही लगी। मैं भेड़िया को दूंगा 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कोई डायरेक्ट सेक्स या न्यूडिटी तो नहीं है, पर काफ़ी सारे वाहियात और विचित्र से शब्द वगैरह उपयोग किए हैं, वही चित्तड़ वगैरह, और वो काफ़ी वल्गर, मतलब वल्गर तो नहीं पर घिन आए ऐसे सीन्स। वो मैंने कहा ना, टट्टी वो निकाल रहे हैं, वो क्या था ये सब।
हाँ, तो यूएस सर्टिफिकेट दिया हुआ है सेंसर बोर्ड ने। बाकी कोई ऐसा खास वायलेंस वगैरह भी फिल्म में नहीं है। बाकी दोस्तों, आपने अगर फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। और जो नए मित्र ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।